नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। खबर दोपहर में आज हम बात करेंगे कि आखिर बिहार की सियासत में काबा 40 लोकसभा सीटों वाले बिहार में एनडीए ने जैसे ही सीटों पर बंटवारा किया तो एनडीए में उथल पुथल मच गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में हाजीपुर से चुनाव जीतने वाले पशुपति पारस को एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने नहीं दी है, जिसके बाद पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया और कहा कि मेरे साथ एनडीए में नाइंसाफी हुई है। और क्या कुछ पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, एक बार वो आपको सुनाते हैं। एनडीए गठबंधन के द्वारा बिहार में 40 लोकसभा सीटों के लिए इस दल को कितना सीट मिलेगा इसकी घोषणा हो गई। मैंने आज से 5-6 दिन पहले प्रेस वार्ता में मैंने कहा था कि हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक एनडीए का विधिवत घोषणा नहीं होता। लेकिन हमारी पार्टी के साथ और व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए मैं भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री से मैं त्यागपत्र देता हूँ। तो भाजपा, जदयू, रालोचपा, रामविलास की पार्टी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा और हम के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। वहीं इस बंटवारे में पशुपति पारस की पार्टी राष्ट्रीय लोजपा को एक सीट नहीं मिली है। उनकी पार्टी को पूरी तरीके से गठबंधन के अंदर इग्नोर कर दिया गया है, तब से वो लगातार नाराज हैं। अब पहले ये समझते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीटें एनडीए ने दी हैं। तो एनडीए में सीटों का बंटवारा हो चुका है। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। इन 40 सीटों में एनडीए ने सीट शेयरिंग कर दी है। भाजपा ने 17 सीटें अपने पास छकी हैं, जेडीयू को 16 सीटें दी गई हैं। वहीं अगर लोजपा आर की बात करें, यानी कि 5 सीटें दी गई हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 सीट दी गई है और आरएलएम को भी 1 सीट दी गई है। तो 40 लोकसभा सीटों पर सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी ने अपने पास रखी हैं। तो 2019 में हाजीपुर सीट से लोकसभा का चुनाव जीतकर पशुपति पारस सांसद बने। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी और केंद्र में मंत्री बनाया। लेकिन 2024 में होने जा रहे लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने भतीजे चिराग पासवान को तो तरजीह दी और चाचा पशुपति पारस को सीधे तौर पर दरकिनार करा और उनको एक भी सीट नहीं दी, बल्कि हाजीपुर सीट भी चिराग पासवान को दे दी। अब कहां से कौन चुनाव लड़ेगा, पहले ये भी समझते हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि कहां से कौन चुनाव लड़ने वाला है। तो 17 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ेगी। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज के साथ ही सारण, उजियारपुर, बेगूसराय, नवादा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम और अररिया, ये वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। और जदयू के खाते में 16 सीटें आई हैं। वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, मधेपुरा, गोपालगंज, सिवान, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर, ये वो सीटें हैं जो जदयू के खाते में आई है। वहीं लोजपा आर वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई सीट पर चुनावी मैदान में उतरती हुई नजर आएगी, जबकि गया से जीतन राम मांझी की पार्टी चुनाव लड़ेगी। और वहीं एक सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेगी। लेकिन इस बीच जो हैरान कर देने वाली बात यह है कि पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी ने और पूरे एनडीए ने चुनावी मैदान में नहीं उतारा है। तो 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने वाली है। 16 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू चुनावी मैदान में उतरने वाली है। वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, किशनगंज के साथ ही जदयू के खाते में कुल 16 सीटें आई हैं। मुंगेर, नालंदा, जहानाबाद और शिवहर भी जेडीयू के खाते में आई है। वहीं अगर हम लोजपा की बात करें तो वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई, ये सीटें भी आई है। और अगर हम गया पर गौर करें तो जीतन राम मांझी की पार्टी यहां से चुनावी मैदान में उतरेगी, जबकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी काराकाट लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी।
तो यूपी की तर्ज पर बिहार में भी भाजपा 2019 के नतीजों को दोहराना चाहती है। 2019 के नतीजे क्या थे बिहार में, एक बार उस पर नजर डालते हैं। तो कुल लोकसभा सीटें हैं 40 और एनडीए ने 39 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि महज महागठबंधन को 1 सीटें मिली थी। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने इस बार चुनौती है 2019 के नतीजों को दोहराना। अब सवाल यह है कि आखिर 2019 में 1 सीट जीतने वाले पशुपति पारस को भाजपा ने साइडलाइन क्यों किया, जबकि जीतन राम मांझी और कुशवाहा की पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। ऐसे में भाजपा के इस कदम से क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है और भाजपा के इस कदम से बिहार में एनडीए कितनी कमजोर और कितनी मजबूत हुई है और पशुपति पारस का अगला कदम क्या होने वाला है, आज इन्हीं बड़े सवालों पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनका परिचय आपसे करवा देती हूँ। सुनील त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मेरे साथ जुड़े हैं। राज शर्मा प्रवक्ता कांग्रेस इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वही नेता आम आदमी पार्टी के तरफ से प्रखर श्रीवास्तव भी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का पहले तो बहुत बहुत स्वागत और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले राज शर्मा जी से करते हुए। राज शर्मा जी, अब तक जो बीजेपी आप पर सवाल उठा रही थी, इंडिया अलायंस पर सवाल उठा रही थी कि इंडिया अलायंस टूट रहा है, कुछ ऐसी ही स्थिति अब एनडीए की बिहार में हो रही है जहां पशुपति पारस ने इस्तीफा दे दिया है। मैं तो मुस्कान जी हमेशा यही कहते आया हूँ कि ये भारत की सबसे बड़ी झूठी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जो कि अब भारतीय जनता पार्टी की नहीं रह गई, जनता की नहीं रह गई, बल्कि ये बेटी जलाओ पार्टी और बहुत झूठी पार्टी है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि देश की सिर्फ पारस जी की पार्टी को नहीं, बल्कि जो उनके गठबंधन है उनको भी समझ लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने मतलब के लिए ये किसी को भी मार सकती है, किसी को जहर दे सकती है, किसी का अस्तित्व मिटा सकती है। एक्चुअली इनके अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी का डीएनए नहीं है। ये लोग अंदर से, इनके अंदर जो डीएनए है वो भिंड मुरैना के डकैतों का है। जैसे भिंड मुरैना में डकैत किसी के नहीं होते थे, जो भी उनसे व्यापारी उनके संग खाता था उसी के यहाँ डकैती मारते थे। तो ये लोग तो अपने फायदे का काम कर रहे हैं। मैंने आपसे पहली बार भी कहा था, कई बार कह चुका हूँ आप ही के सामने कि ये इस पार्टी पे नहीं, क्योंकि पार्टी पे विश्वास तब किया जाता है जब उसके नेता विश्वसनीय हो जाए। आप बताइए, इनके नेता, जब इनके जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके नेता हैं, सर्वोच्च नेता हैं, उनका ही कोई विश्वास नहीं। वो बड़ी प्यार से कहते हैं कोई भी भ्रष्टाचारी मेरे तप को सहन नहीं कर सकता। लेकिन मुझे तो लग रहा है कि सारे जिनको वो भ्रष्टाचारी कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूँ किसी को, वही उन्हीं को बैठाल के उन्हीं के तप में ये मत जलने लगे, तो अच्छा क्या विश्वास किया जाएगा। इन्होंने कहा था, मैं 2014 में वादा किया था कि मैं विश्व गुरु बनाऊंगा, एक विश्वविद्यालय नहीं दे पाए हमें कि जिसका डंका पूरे संसार में बजता हो, एक हॉस्पिटल नहीं दे पाए जिसका डंका पूरे संसार में बजता हो। बताइए, महिला की रक्षा ये नहीं कर पाए, रोजगार ये नहीं दे पाए, फिर भी क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं और पेट्रोल पंपों में नूरानी चेहरा लगा रहे हैं। और इसके सिवा बताइए अच्छा क्या कर रहे हैं, बताइए मुझे एक बार कोई भी भाषण प्रधानमंत्री जी का ये दिख जाए कि वो कहते हो मैंने ऐसे करा, मैंने ऐसे करा, जो सरकारों ने नहीं करा। ये दिन भर गालियां बकते रहते हैं और इस देश का माहौल राजनीतिक पार्टियों में गालियों का बन गया है, जो कि अच्छी परिपाटी नहीं है। और मैं इनके गठबंधन की पार्टियों को कहना चाहता हूं, अब भी सुधर जाओ। ये वो बरगद का पेड़ है जिसके नीचे कोई पेड़ फलता नहीं है। ठीक है सुनील त्रिपाठी जी, एनडीए ने बिहार में अपने सारे पत्ते खोल दिए हैं, लेकिन हैरानी की बात तो यह है सुनील जी कि मांझी और कुशवाहा, जिनका 2019 के लोकसभा चुनाव में खाता तक नहीं खुला था बीजेपी की तरफ से, उनको तो सीटें दे दी गई हैं, लेकिन पशुपति पारस को एकदम साइडलाइन आखिर क्यों किया गया? मतलब उन्होंने तो हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव भी 2019 में जीता था। सुनील जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। ऐसा है कि राजनीति में कब किसकी कहां पलटी होती है, कहां वापसी होती है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कौन जनता के नजदीक होता है 5 साल में, कौन दूर होता है। तो चाहे वो पशुपति जी हो, चाहे जीतन राम मांझी हो, भारतीय जनता पार्टी इस बार चुन चुन के कदम बढ़ा रही है, इसलिए कि 400 पार का नारा दिया है और कहीं 400 बेकार न चला जाए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो निर्णय ले रही है अन्य पार्टियों की अपेक्षा वो सोच समझ करके ऐसे चुनाव
चुनाव के मैदान में प्रत्याशी उतार रही है, जिनको समझ रही है कि निश्चित रूप से कहीं कहीं इनकी छवि जनता के बीच में अच्छी है और ये लोग जीत करके 400 पार के जो नारा है उसमें हमारा सहयोग करेंगे। राज शर्मा जी हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा अच्छा बोलते हैं। मैं कहना चाहूंगा अपने भाई से कि कांग्रेस, मेरा पूरा परिवार कांग्रेस में रहा, पिताजी कांग्रेस में रहे, लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति क्या हो गई आप भी देख रही हैं, क्यों हो गई। तो ऐसे वहां पशुपत नाथ जी, पारसनाथ जी या जीतनराम मांझी जी, जनता किसको कब कहां पसंद करती है, कब कहां फेंक देती है, ये जनता के ऊपर निर्भर करता है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, बहन जी की सरकार 3-4 बार रही, फुल फ्रेश रही कभी, आज बहन जी की स्थिति क्या है। अखिलेश जी की सरकार 4 बार रही, आज स्थिति क्या है। भारतीय जनता पार्टी कई सालों तक नहीं रही, आज स्थिति क्या है। तो ये नहीं कहा जाता है कि कल उनको टिकट दिया गया था, जीत गए थे, आज क्या जीत जाएंगे, ऐसा भी नहीं है। और राज शर्मा जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, हमको लग रहा कांग्रेस आ रही केंद्र में क्या, तब तो हम महंगाई चर्चा नहीं करेंगे ना, सिलेंडर तो नहीं लेके बैठे। बिल्कुल, देखिए सुनील जी, जीत की तो हर एक इंसान तैयारी करता है, फिर वो तो एक राजनीतिक दल के नेता है, लाजमी है कि वो तैयारी करेंगे। लेकिन प्रखर श्रीवास्तव जी, पशुपति पारस 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा ऐलान भी कर सकते हैं। अगर उन्होंने मन बना लिया कि वो इंडिया अलायंस के सदस्य बनेंगे, इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे, तो क्या इंडिया अलायंस का रास्ता खुला है उनके लिए? देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और यहाँ पे बैठे हुए सभी प्रवक्तागणों को मेरा नमस्कार। देखिए कहावत मुस्कान जी कही गई है, जब नाश मनुष्य पे छाता है तो विवेक सबसे पहले मर जाता है। तो इस वक्त सुनील जी आ रही हूँ आपके पास। प्रखर जी, आप मुस्कान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हम आपको सुन पा रहे हैं, लेकिन अब मैं अपनी टीम से बोलूंगी आपकी आवाज को थोड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत कम आवाज आ रही है। जी बोलिए मुस्कान जी, आपको अब मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी प्रखर जी सुन पा रहे हैं हम आपको, बताएं। मैं कह रहा हूं, जब नाश मनुष्य पे छाता है तो सबसे पहले विवेक मर जाता है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की का जो आलम है, जो उनका हाल हुआ पड़ा है, इस वक्त उनके ऊपर उनका जो विवेक है वो हर प्रकार से मर चुका है। इस वक्त वो इतना अपने सत्ता के नशे में चूर है कि उनका जो विवेक है वो खत्म हो चुका है। लगातार 26 का मेला, तब भी कहते हैं नरेंद्र मोदी है अकेला। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ना हमसे छुपा है, ना आपके दर्शकों से छुपा है। ये धोखेबाज पार्टी है, ये जुमलेबाज पार्टी है, ये खोखा पार्टी है। किस तरीके से इन्होंने दिल्ली के अंदर ऑपरेशन लोटस चलाया था सरकार गिराने के लिए, वो तो कट्टर ईमानदार सरकार है दिल्ली के अंदर, आम आदमी पार्टी की। अरविंद केजरीवाल के सिपाही थे जो टूटे नहीं, जो नरेंद्र मोदी की किसी प्रकार की बदर हुड़की से डरे नहीं। और हम लोग किसी प्रकार से न डरते हैं और न झुकते हैं। ठीक है, देखिए रही बात बिहार की, बिहार के लोग वहां पर इंडिया गठबंधन को बहुत, आपने भी कुछ वक्त पहले आप ही का चैनल था, कितना भव्य कार्यक्रम हुआ, कितनी लोग संख्या में आए थे। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी जिसमें जिसकी अगुवाई में तेजस्वी यादव जिसकी अगुवाई कर रहे थे, कितनी लोग संख्या में। वहां का युवा, वहां पे बेरोजगारी इस तरीके की चरम सीमा पर है कि वहां का युवा इस वक्त सिर्फ एक नाम पुकार रहा है, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। वो जानती है, देखिए पलटू राम का तो कुछ होना नहीं है वहां पर, उनका तो वहां पर किसी भी तरीके की कोई दाल निकलेगी। मुझे तो उम्मीद है कि अगर वो गली गली में वोट मांगने जाएंगे तो उनको वहां की जनता जूतों का हार पहना के उनका स्वागत करेगी। वहां पर बिहार या उत्तर प्रदेश की आप बात करें, सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी कहीं है तो उत्तर प्रदेश और बिहार के अंतर्गत है। ठीक है, और सबसे ज्यादा अगर स्किलफुल अगर है युवा तो वो बिहार और उत्तर प्रदेश का होता है, जहां पर रोजगार हो ही ना, वहां क्या स्थिति होगी। और मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, बिल्कुल ठीक कहा प्रखर जी, जब तक नीतीश कुमार आपके साथ थे तब तक बिहार में रोजगार भी मिल रहा था, नौकरियां भी बट रही थी, लेकिन अब वो आपके साथ नहीं है तो अब आपको बेरोजगारी बिहार में दिखाई दे रही है। एक वही दौर था जब आप ही लोग कहते थे कि बिहार में सबसे ज्यादा नौकरियां दी गई हैं, लेकिन आज वही दौर है, 6 महीने का भी समय नहीं लिया आप लोगों ने तो बदलने में।
सही कह रहा हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप प्रखर जी? मैं क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात पटल पे आ जाने दीजिए। मैंने क्या कहा उस दौरान, तेजस्वी यादव जब तेजस्वी यादव और आपके नीतीश कुमार ने जब मिलकर गठबंधन की सरकार बनाई थी, सबसे ज्यादा नौकरी देने का काम इंडिया गठबंधन के तेजस्वी यादव ने करा था। और रही बात नीतीश कुमार की, देखिए वो सरेआम पलटू राम, सब आपकी सम्मानित जनता जानती है वो किस तरीके से पलटते हैं। उनको तो, हम लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि आज वो जिस तरीके से कसम खाई थी उन्होंने। और रही बात आप उनकी बात कहें नीतीश कुमार की, यही बात तो हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि आजीवन के लिए दरवाजे बंद कर दिए गए। क्या उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए था? सवाल बिल्कुल उठेगा मुस्कान जी। और ये 2024 का चुनाव है, नरेंद्र मोदी की सरकार जान चुकी है, उन्होंने धरातल पर किसी प्रकार से कोई काम करा नहीं है। उनके पास न चेहरा है न मुंह है किसी प्रकार से जनता के बीच में जाने का। 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार मुंह की खाने वाली है। ये जो 400 पार का नारा देते हुए आ रहे हैं, मैं आपको, आपके सम्मानित चैनल पे आपके दर्शकों को यकीन दिलाना चाह रहा हूं कि ये इस बार बहुत बुरी मुंह की खाने वाले, इनके अगर 40 के पार हो जाए बहुत बड़ी बात मैं कहता हूं। ठीक है, सुनील त्रिपाठी जी साफ तौर पर कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कि नीतीश कुमार को जो 16 सीटें दी गई है उस पर नीतीश कुमार का बुरा हाल होने वाला है। मेरी ये समझ नहीं आता है मुस्कान जी कि जब पार्टी में अपनी नेता रहता है तो चाहे कितना बड़ा भ्रष्ट हो, चाहे सीबीआई का अभियुक्त हो, बहुत अच्छा है। और जहां दूसरी पार्टी, विपक्षी पार्टी में जाता है तो उसकी सारी बुराइयां दिखाई देने लगती हैं। प्रखर जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है। अरे भाई, केजरीवाल जी बहुत सच्चे हैं। शीला दीक्षित जी का भ्रष्टाचार लेकर के विधानसभा से लेकर सड़कों तक घूमते थे। शीला दीक्षित दिल्ली की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं, ये उनके काले कारनामे हैं। फिर कांग्रेस से हाथ क्यों मिला लिया आपने? अगर कांग्रेस इतनी गंदी थी, भ्रष्ट थी, तो आप क्यों उसके नजदीक गए? आप दावा करते थे सरकार बनी थी कि मैं घोड़ा गाड़ी बंगला कुछ नहीं लूंगा। आप दुनिया देख रहे कितना आप भ्रष्टाचार के आकर डूब गए हैं। ईडी 9 सम्मन दे चुकी, आप क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या संविधान से आप बड़े हैं? ये भी ये नोटिस किसी छोटे आदमी का आई होती मुस्कान जी, पुलिस पकड़ ले गई होती उसको, लेकिन 9वां बार ईडी नोटिस दे रही है। तो अगर आप इतने राष्ट्रभक्त हैं और संविधान में आस्था रखते हैं तो ईडी क्यों सामना नहीं कर रहे हैं? और कांग्रेस बता रहे झूठी पार्टी है, अरे सारी भाजपा बता झूठी पार्टी है। 3 मुख्यमंत्री, 3 इनके मंत्री जेल में हैं, तो इनको तो बुरा लगेगा ही भारतीय जनता पार्टी कैसी। लेकिन दूध धुला कोई नहीं है मुस्कान जी। और नीतीश कुमार जी ने भी भाजपा के लिए क्या क्या नहीं कहा था, वो सब है, मीडिया में भी है, लोगों ने भी देखा। तो ऐसे कुछ नेता हैं जिनको जनता से प्यार नहीं है, अपनी कुर्सी से प्यार है। कुर्सी पाने के लिए कोई कहेगा होली नहीं मनाएंगे, कोई कह रहा दिवाली नहीं मनाएंगे। अरे एक बार कहो जनता की सेवा में जाएंगे ना, हमको कुर्सी चाहिए, सत्ता चाहिए। ठीक है, ऐसा कोई नेता मिलता बताइए आप? अच्छा राज शर्मा साहब, अभी तो एनडीए में जिस तरीके की स्थिति बन रही है उससे साफ तौर पर लग रहा है कि बिहार की जो सियासत है वो डगमगा रही है एनडीए के लिए, लेकिन उसके बावजूद एनडीए आश्वस्त है कि 2019 का परिणाम एनडीए दोहराने वाली है। मुस्कान जी, मैंने आपसे कह दिया, देखिए कहने को कुछ भी कह दें। अभी त्रिपाठी भाई साहब भी आज बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, आज बड़ी खुशी हो रही इन्हें देख के भी, इन्होंने बिल्कुल अपने अंतःकरण से बात कही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, मुस्कान जी सनद रहे, ये सरकार नहीं बना रही है। आपने बहुत अच्छी बात बोली कि आप बोल रहे थे भाई देखिए सब नेता अपने को झूठ बोलते रहते हैं, और एक और बात बोली कि 9 बार ईडी ने केजरीवाल साहब को सम्मन दिया। किसी छोटा आदमी होता तो उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती। बस त्रिपाठी जी हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, काश ये सद ब्रिजभूषण के जमाने में आप लोगों ने कहे होते। मैं भी यही कहता था, किसी साधारण आदमी में पॉस्को एक्ट का मुकदमा लिख जाता, उसके घर की जो चौखटें हैं ना वो बिक जाती, और अगर वो ना मिलता उसके घर की महिला, बच्चे, बूढ़े सबको थाने में बैठा देती। आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। अब इस वक्त मुस्कान साहब, कोई भी एमएलए हो, एमपी हो, इनको अपनी सीट बचाने के लिए, इन्हें देश की जनता से कोई मतलब नहीं है। ये तो हम हैं, हम जैसे साधारण, और 2014 से जो चला है कारनामा, जो सत्ता में बैठी है भारतीय जनता पार्टी, इसको कोई कतई किसी चीज से प्यार नहीं है। ठीक,
आप बात मानो, कोई रोजगार से नहीं। इन्होंने तो छोटे छोटे 18 साल के बच्चों को पन्ना प्रमुख बना दिया, डमरू के संग सेल्फी लेना सिखा दिया। अभी मेरे शहर में एक डमरू चौक बना, बच्चे फोटो सेल्फी ले लेके 10-12 लड़के एग्जाम देना भूल गए। ये चाहती है भारतीय जनता पार्टी की देश का नौजवान बेरोजगार रहे और रोटी खाने की सोचे, हमारे बारे में ना सोचे। ये कहते 400 पार, कहां से आ जाओगे 400 पार? बताइए कहां से आ जाओगे? बिहार में आप दोहरा नहीं रहे अपना, वो महाराष्ट्र में दोहराओगे नहीं, कर्नाटका में, केरला में, इनमें दोहराओगे नहीं। और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में भी ये 25 से 26 सीटें, 27 सीटें, बिलो 30 सीटों में ये सिमट जाएंगी। आज तक इनके कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुए, बताइए। और एक और बात, मैं मुस्कान जी एक बात कहना चाहता हूं, आप कहते कुछ हो करते क्या हो, इससे भी ज्यादा होता है कि आपकी क्या क्रेडिबिलिटी तो नहीं घट रही। और भारतीय जनता पार्टी में सबसे इनके बड़े नेता आदरणीय मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की क्रेडिबिलिटी घट चुकी है, क्योंकि वो जिसको प्रधानमंत्री मोदी की क्रेडिबिलिटी घट चुकी है। सुनील जी इस पर तो जवाब दीजिएगा। लेकिन देखिए जिस तरीके से यहाँ पर एनडीए ने एक तीर से दो निशाने मारे कि पहले तो पशुपति पारस को लोकसभा सीट नहीं दी, और जिस सीट पर 2019 में पशुपति पारस जीते थे वो सीट एनडीए ने चिराग पासवान को दे दी। तो क्या बीजेपी इन तीरों के जरिए अपनी राजनीति को भुना रही है? क्या चाचा भतीजे की लड़ाई को बीजेपी वोट बैंक में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है? देखिए, राजनीति में पासा आप समझती हैं, पासा जैसा खेल है कि कौन कब चित्त कभी कब पट होता है। तो मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई निर्णय इंडिपेंडेंट नहीं लेती है। वहाँ उनका सहयोगी जो मेन रीढ़ है उसकी आरएसएस के लोगों, मैंने देखा, मेरे कई मित्र बड़े भाई हैं उसमें, कि जो साल भर नहीं हमेशा चिंतन करते रहते हैं देश के लिए, चुनाव के लिए, जनता के लिए, कि हम किस तरह से कौन सी बात जनता के बीच में रखें कि जिससे जनता हमारी तरह प्रभावित हो, और किस व्यक्ति को चुनाव में उतारा जाए जिसकी छवि अच्छी हो और जीत जाए। वो चाहे तो आप क्या कहना चाहते हैं? पशुपति पारस की छवि अच्छी नहीं थी? अगर अच्छी होती तो चेंज क्यों होती सीट? अगर भारतीय जनता पार्टी समझती की सीट निकाल लेंगे ये, तो क्यों चेंज करती? आप ही सोचिए भाई, हराने के लिए कोई अपना प्रत्याशी थोड़ी खड़ा करता है। खैर सुनील त्रिपाठी जी, 51 सीटों पर बीजेपी ने यूपी में भी कैंडिडेट उतारे, जिनमें से कई सांसद ऐसे जिनकी छवि अच्छी नहीं है। किस आधार पे उतारे? वो आप कह रही हो अच्छी नहीं, आकलन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, हमारा भी आकलन है कुछ। आप पत्रकारों की कैसी बात कर रहे हैं? बिना आकलन की तो मैं ऐसे सवाल नहीं करूंगी ना आपसे। नहीं ना, आप देखिए, ये आकलन हम आप कर सकते हैं क्योंकि हम लोग मीडिया के लोग हैं, लेकिन उनका जो उनकी अपनी जो टीम है जो आकलन करती है उसी हिसाब से उसको चुनाव उतारती है। हमारे आपके आकलन के हिसाब से वो आकलन नहीं करते हैं। भाई हम आप मीडिया के लोग हैं, सबके साथ उठते बैठते हैं, हमारे हिसाब से तो जैसे अखिलेश जी ने कांग्रेस से पैक्ट किया, मेरे हिसाब से नहीं है, मैं तो हमेशा कहता आ रहा हूँ। लेकिन अब अखिलेश जी समझ रहे हैं कि हमको राहुल जी के साथ मिलाने से हमारा फायदा होगा, तो उनको समझ में आ रहा होगा। ऐसे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो सोचता है कि अगर हम वहां इनको हटाकर चिराग पासवान टिकट दे देंगे तो हमारी पार्टी जीत जाएगी। उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कोई कई चेहरे हैं जिनको आप समझ रहे हैं कि ये अच्छे नहीं है, लेकिन ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्रखर जी, आप इनके आरोपों का तो जवाब दीजिएगा ही, लेकिन एक और सवाल आपसे रहेगा कि साफ तौर पर अगर हम सुनील जी की बातों पर गौर करें तो पशुपति पारस के जाने से कोई खास एनडीए को फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर वो इंडिया अलायंस का हिस्सा भी बनते हैं तो भी इसका कोई फायदा आपको मिलने वाला नहीं है। मुस्कान जी, सबसे पहले मैं सुनील त्रिपाठी जी को जवाब देना चाहता हूँ। देखिए, हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं, हम आम आदमी पार्टी पत्रकारों को बहुत सम्मान देती है, मगर जिस प्रकार की सुनील त्रिपाठी जी अभी बैठ के अपना व्यक्तित्व में पेश कर रहे हैं कि मुझे ऐसा आभास हो रहा है, और मुझे क्या आपके दर्शकों को भी आभास हो रहा होगा कि कोई वरिष्ठ पत्रकार नहीं बैठा हुआ है, एक कोई भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बैठ के अपने प्रवचन दे रहा है। देखिए, हम लोग पत्रकारिता को, पत्रकारों को बहुत सम्मान करते हैं। सबसे ज्यादा सम्मान अगर कोई भी पार्टी करती है तो वो है आम आदमी पार्टी। रही बात मैं थोड़ा सा सुनील त्रिपाठी जी को जानकारी प्रदान करना चाहता हूं कि सुनील त्रिपाठी जी, आपको मैं जानकारी देना चाह रहा हूं, आप अगर अरविंद केजरीवाल के बारे में अगर सवाल उठा रहे तो पहले थोड़ा सा जानकारी करिए, थोड़ा सा पढ़ाई करिए, उसके बाद आप सवाल उठाइए। आपको मैं जानकारी दे दूं कि 9 संबंध की जो आप बात कर रहे हैं उनको माननीय न्यायालय द्वारा बेल दे दी। प्रखर जी, अब ये मुद्दा छोड़िए ना, मुद्दे को डिरेल कर रहे हैं आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। दर्शक लाखों है,
मुस्कान जी, अगर कोई वरिष्ठ पत्रकार इस तरीके की भाषा पेश करेगा आपके सम्मानित चैनल पर, जिसके लाखों व्यूअर्स हो, जिसके लाखों दर्शक उसको देखते हो, तो जनता पे खराब मैसेज जाता है। ये गलत, इनको जानकारी पूरी तरीके से नहीं है कि 9 सम्मन भेजने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा अरविंद जी को बेल दे दी गई है, और अब भारतीय जनता पार्टी का प्रकोष्ठ, ईडी और सीबीआई अब उनको एक और सम्मन पेश करा है, एक और सम्मन भेजा गया है, और वो भी एक नया घोटाला, फर्जी घोटाला बनाया है, वोटर घोटाला बनाया गया है। मैं सुनील त्रिपाठी जी को बताना चाहता हूं, देखिए आपको सुनील त्रिपाठी जी, मैं एक बात बताऊं, शायद आपको जानकारी ना हो, मगर मैं आज को आपको जानकारी देता हूं। इस देश के अंदर एक नरेंद्र मोदी वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल चल रहा है। जो इसका इस्तेमाल करेगा, चाहे वो जितना गंदा होगा, जितना भ्रष्ट होगा, उसके पाप धुल जाएंगे। हमारे सुनील त्रिपाठी जी के मुंह से अजीत पवार का नाम नहीं आएगा, शुभेंदु अधिकारी का नाम नहीं आएगा। जो प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े होकर भरे मंच पे चीखते हैं, चिल्लाते हैं और बोलते हैं कि मेरी ताक से कोई बच नहीं पाएगा, कोई भ्रष्टाचारी मेरी ताक से जल जाएगा। अरे क्यों अजीत पवार पर ले रहे हो जी, है क्यों शुभेंदु अधिकारी जैसे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हो? इतने ही तो आप साफ हो। ठीक है, देखिए सुनील त्रिपाठी जी की इन शब्दों में कोई भी जवाब नहीं निकलेगा, वो बिल्कुल शांतिपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि भैया मुझे तो महसूस ये हो रहा है और आपके दर्शकों को महसूस हो रहा है कि कोई वरिष्ठ पत्रकार नहीं बैठा हुआ है जो निष्पक्ष बात करे, सारी पार्टियों के बारे में अपनी टिप्पणी दे। नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के ठीक है, मैं अपनी टीम से बोलूंगी कि आवाज कम किया जाए। अब मुस्कान जी के सवाल देखिए, सुनील त्रिपाठी जी, मैंने आपके बीच में विनम्रता पूर्वक सुना। अरे नहीं प्रखर जी, बात तो सुनी ना, उनको आपकी आवाज नहीं मिल रही थी। मैं अपनी टीम से वही रिक्वेस्ट करी थी कि आपकी आवाज को थोड़ा बढ़ाया जाए, वो इंटरप्ट नहीं कर रहे हैं आपको। लेकिन आप मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। आप तब तक आप लगातार केजरीवाल साहब को डिफेंड कर रहे हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है, सुनील त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं कि पशुपति पारस अगर इंडिया अलायंस का हिस्सा बनते हैं तो भी कोई फायदा आपको होने वाला नहीं है। राजनीति में कोई फायदा ना फायदा की बात नहीं होती है। यहाँ पर राजनीति जो होती है वो विचारों की राजनीति होती है। किसके विचार किस प्रकार से मेल खा रहे हैं। देखिए इस वक्त हम और आप सब जानते हैं कि आपके दर्शकों को मैं बताना चाह रहा हूँ, इस बार देश में अघोषित आपातकाल लगा हुआ है। इस समय चरम सीमा की बेरोजगारी छाई हुई है, चरम सीमा की इस वक्त देश के अंदर भूखमरी छाई हुई है। हंगर इंडेक्स में हम 124 में 111वें स्थान पर है। तो इस वक्त हमारे लिए इंडिया गठबंधन ने सबके लिए दरवाजे खुले हुए। जो हमारी विचारधारा के साथ, जो अडानी के नौकरों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा, उसका हम अपने तहे दिल से स्वागत करेंगे। बिल्कुल, यानी कि आपका कहना है कि अगर पशुपति पारस आपके साथ आना चाहते हैं तो दरवाजा खुला है। खैर, राज शर्मा साहब, एक क्लोजिंग रिमार्क आपसे चाहूंगी अब। हाँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखिए, अभी जब डिबेट शुरू हुई थी तो त्रिपाठी जी की क्रेडिबिलिटी बन गई थी, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी ही, जैसे प्रखर भाई कह रहे थे, इन्होंने कुछ तरफदारी करके अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी। ठीक इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है 2-4 शब्दों से कि मेरे तब पे कोई भ्रष्टाचारी नहीं बैठ सकता, और वो खुद भ्रष्टाचारियों के तब पे जल रहे हैं। तो ये लोगों ने देख ली, इसलिए उनकी क्रेडिबिलिटी घट गई है और ये जाएंगे, इंडिया गठबंधन आएंगे। आप त्रिपाठी जी, आप अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं खोएंगे, आप भाई हो हमारे। और सुन लीजिए, हम लोग टीका लगाए हुए हैं, हमें सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि हमें आने वाली जो नौनिहाल है उनके बारे में सोचना है। त्रिपाठी जी, मेरी बात को समझना, जहां बोल रहा हूं वही बॉल को कैच करना, आने वाले नौनिहालों के बारे में सोच लें, वरना बहुत गलत होगा। हम ऊपर चले जाएंगे और हमारी आत्मा कसोटेगी। इसलिए हमें सुधरने का टाइम है। देश को ऐसे नेता दो जो हमारे बच्चों के लिए लड़े, देश की जनता के लिए लड़े, अपनी फॉर्च्यूनर, ऑडी, मर्सिडीज गाड़ियां ना लें। भाई समझो भी, डकैतों के मोहल्ले में रह लेना, चाहे 2 दिन आपका पैसा ना छीने। ये डकैतों से बढ़ गए हैं। ये जो 2014 से चलन चला ना, मैंने एक एमपी देखा बीजेपी का, फटा कुर्ता पहनता था, आज फॉर्च्यूनर गाड़ियां 4 हैं, बच्चे को मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहा है। कहां से आ गया पैसा? ये त्रिपाठी जी आपके पॉकेट का था, मेरी था। हम अपने को प्रवक्ता बन के समझ रहे हैं 30 मार कहां। फिर कह रहा हूं, जहां बॉल फेंक रहा हूं, पंडित जी वहीं पकड़ना। चलिए अब आप गेंद फेंकिए, देखते हैं
कहाँ वो पकड़ते हैं गेंद, कहाँ उनके हाथों से गेंद फिसलती है। खैर ये उनके हाथ में है। धन्यवाद आप सभी गेस्ट का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन होली से पहले ही बिहार की सियासत में जबरदस्त रंग घुल गया है। जैसे ही एनडीए ने अपने सीटों का बंटवारा किया, तितर बितर सब पार्टियां होने लगी और सबसे पहले पशुपति पारस ने एनडीए से अपना दामन छुड़ा लिया है। पशुपति पारस ने साफ तौर पर कहा कि मैं बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में लगातार काम करता रहा, मैं हमेशा हर पल हर एक कदम पर बीजेपी के साथ खड़ा रहा, लेकिन मेरे साथ एनडीए में नाइंसाफी हुई है, मुझे एक भी सीट नहीं दी गई है। अब सीट शेयरिंग को लेकर बिहार में जो पेच फंसा है, बीजेपी इसका हल क्या निकालती है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। खबर दोपहर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। प्रॉब्लम्स थी जो मेरे को स्टेप्स चढ़ते हुए प्रॉब्लम थी, वो अब आई थिंक सो 70% इज इम्प्रूव्ड। ठीक है, मेरे को एंकल में प्रॉब्लम थी एंड मेरे को मसल्स प्रॉब्लम थी, क्योंकि मसल्स में काफ़ी पेन रहती है, जो अब की इस टाइम पर एक बार मैंने लिया, मैं लास्ट टाइम आया था, उसके बाद मैं अब दोबारा आया हूँ, तो ऐसे 70% इज इम्प्रूव्ड, जो कि डॉक्टर नहीं कर सका। मैंने हाँ, मतलब मैं गंगा राम के हॉस्पिटल के डॉक्टर से तकरीबन 2 साल तक ये ट्रीटमेंट करा था, कि उनको समझ ही नहीं आया ये प्रॉब्लम क्या है। दैट इज अब बेटर है। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।